बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान खान इल्म अचीवर की पीवाईक्यू सीरीज में आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक देखेंगे, नंबर सिस्टम। क्लास 10th में भी है और 9th में भी है, रियल नंबर के नाम से भी ये चैप्टर जाना जाता है। तो चलिए इससे आए हुए सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए इधर जो ट्रेंड देखा जा रहा है अलीगढ़ का वो ये है कि कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में पूछे जाते हैं। जैसे पहला सवाल इसी साल 2025 में पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स वुड द डिजिट 6 बी यूज्ड इन नंबरिंग अ बुक ऑफ 639 पेजेस। यानी एक किताब है जिसमें 639 पेज है, 639 पेजेस है। आपको बताना है कि ये डिजिट 6 जो है वो कितने टाइम्स आया है। ऑप्शन तो आपके पास ही है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट कंसीडर करें कि 6 एज अ यूनिट डिजिट कितनी बार आया है। यूनिट डिजिट 6 कितनी बार आया है, उसका तरीका ये है, शुरू से 1 से लेकर 10 तक में एक बार 6 आएगा, 10 से 20 तक में एक बार आएगा। तो हर 10 के अंदर आप चेक कर लीजिए ये 6 आ रहे हैं हर 10 में। हम यहां यूनिट डिजिट कंसीडर कर रहे हैं, 10 डिजिट इसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं। हालांकि 66 में 6 दो बार आया है, ये दो बार काउंट होगा, लेकिन अभी हम इसको सिंगल टाइम काउंट करेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट के बेस पर काउंट कर रहे हैं। तो 76 में है, 86 में है और 96 में है। तो आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एज अ यूनिट डिजिट इसमें 10 टाइम्स आया है। तो 106 से लेकर 196 में भी 10 टाइम्स, सोच के देखें। फिर 206 से लेकर 296 में भी 10 टाइम्स। इसी तरीके से 306 से लेकर ये भी 10 टाइम्स होगा, 406 में भी 10 टाइम्स होगा और 506 में भी 10 टाइम्स होगा। इनफैक्ट पूरा 600 नहीं है, 639 पेजेस है। तो पहले यूनिट डिजिट हम देख ले, 606 में आया होगा, 616 में आया होगा, 26 में आया होगा और 36 में आया होगा। तो यहां 4 टाइम्स यूनिट डिजिट आए हैं। तो टोटल आप यूनिट डिजिट 6 कितनी दफा आया ये काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 यानी 60 और आगे 4 ऐड करें, 64 टाइम्स एज अ यूनिट डिजिट 6 आया है। अब चलिए 10 डिजिट की बात कर ले। 10 डिजिट यहां पर 60 से लेकर, देखिए सब में ये चीज होनी है, 60 से लेकर 69 तक एज अ 6 10 डिजिट आया होगा। तो अगर मैं 10 डिजिट कंसीडर करूं तो इस 1 से लेकर 100 तक में 60 से 69 ये 10 टाइम्स होता है। 60 to 69 10 टाइम्स होते हैं। तो इसमें 10 दफा होगा, फिर इसमें भी 10 टाइम्स होगा, इसमें भी 10 टाइम्स, इसमें भी 10 टाइम्स, इसमें भी 10 टाइम्स, इसमें भी 10 टाइम्स। इधर नहीं होगा क्योंकि 639 तक ही है, 10 डिजिट 6 पहुंच ही नहीं पाएगा, 6 पहुंचेगा 60 पर। तो इसमें आएंगे 60 से 69, 106 से 60 से 169, 260 से 269, 360 से 369। इसी तरीके से आप देखें तो यहां तक 10 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 यानी 60 टाइम 10 डिजिट आ गया। अब है सबसे आखिर 100 तो यहीं पे आया होगा और सब में 6 एज अ 100 डिजिट आया है। 100 डिजिट के रूप में 6 जो आया है वो आया है 600 से लेकर 639 तक। ये टोटल हो गए 40। 601 से 639 तक 39 होते हैं, प्लस 600 में ये 6 है। तो आपको इस तरह लॉजिकल थोड़ा सोचना है कि 6 एज अ यूनिट डिजिट शुरू के 100 में कितनी बार था, फिर नेक्स्ट 100 में, फिर नेक्स्ट 100 में, इस तरीके से 636 तक कितने टाइम्स यूनिट डिजिट आए हैं। फिर 10 डिजिट के रूप में 6 कितनी दफा आया है और 100 डिजिट सबको चलिए ऐड कर दीजिए। 64 प्लस 60 प्लस 40, 6 6 12 और 4 16, 164 टाइम्स। दिस इज द आंसर। 164 टाइम्स 6 रिपीट हुआ है। तो अच्छा सवाल था, रीजनिंग का सवाल था, थोड़ा टाइम टेकिंग था, लेकिन एक आध दो सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी एक अच्छा सवाल पूछा गया है।
ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट पर बेस्ड सवाल है। सवाल क्या है जरा समझते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को भी सीखने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है, द यूनिट डिजिट ऑफ 52 है और इसके ऊपर ये पावर रखा हुआ है 97, फिर 430, मेरे ख्याल से 43 होगा, 430 नहीं होगा, इसको हम एक बार देख लेते हैं। 72 है पावर, ठीक है, ये मेरे ख्याल से गलत है, जीरो नहीं है, 43 पे पावर 72 है क्वेश्चन में। चल अब देखिए, अब बैठ के कौन इतना पावर करेगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, जो भी पावर रहे, जो भी पावर रहे आप उसको 4 से डिवाइड कीजिए और नीचे रिमाइंडर सोचिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर आपको 0 1 2 3 बचेंगे। अगर 1 आ गया तो आपको पावर 1 कंसीडर करना है, पावर ही कंसीडर करना है रिमाइंडर को 4 से डिवाइड करने के बाद। 2 को भी एज अ पावर ही कंसीडर करना है, 3 को भी एज अ पावर कंसीडर करना है। अब 0 अगर रहे तो आपको 0 नहीं, आपको 4 पावर कंसीडर करना है। यानी आप शुरू में 4 पावर तक ही चलेंगे। कितना भी पावर हो 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर की वैल्यू को हम पावर मानेंगे। तो वो कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है। अब आप 2 को 97 टाइम्स थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट देखेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसके पीछे की कहानी ये है कि अगर आप गौर से देखें तो मान लीजिए 2 है, इस पे पावर 1 का यूनिट डिजिट 2, मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, यहां यूनिट डिजिट लिख रहा हूं। 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 4 16 का 6। अब देखिए ये सारी यूनिट डिजिट अलग अलग है, पावर 1 2 3 4, पावर वेरी किया, यूनिट डिजिट वेरी किया, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम 4 के बाद चलते हैं पावर 5 पर तो इसकी वैल्यू 32 आता है, यूनिट डिजिट 2, यानी रिपीटेशन शुरू। हर 4 के बाद रिपीटेशन शुरू होता है। किसी भी नंबर में आप देखें तो मैक्सिमम 4, जरूरी नहीं कि 4 के बाद ही रिपीटेशन होगा, समटाइम्स 2 के बाद रिपीटेशन हो जाता है, मगर मैक्सिमम माना गया है कि 4 के बाद तो रिपीटेशन होगा ही होगा। चलो मैं इसी तरह से 3 को एक बार चेक कर लेता हूं। 3 पे पावर 1 का यूनिट डिजिट 3 है, 3 पे पावर 2 को 9 कह रहे हैं, 3 पे पावर 3 को 27 कह रहे हैं, 3 पे पावर 4 को 81 कह रहे हैं। तो यहां सारे यूनिट डिजिट आपको अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन 3 पे पावर अगर आप 5 करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 243। तो ये हो गया आपका 3 रिपीटेशन। रिपीटेशन हर 4 के बाद रिपीटेशन होना है। तो ये कॉन्सेप्ट से अगर आप देखें तो 97 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 2 जा 8, 1 17, 4 4 जा 16, मुझे तो रिमाइंडर से मतलब था तो मैं इस पे पावर 1 कंसीडर करूंगा और 2 पे पावर 1 का यूनिट डिजिट 2 होता है। तो ये नंबर तो आपने 2 निकाल लिया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा 72 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 4 से, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 8 जा 32, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। रिमाइंडर 0 है, 0 है तो हम यहाँ 4 कंसीडर करेंगे, यूनिट डिजिट को लेना है, उसके ऊपर पावर लेना है। तो 2 पे पावर 1 2 था, 3 पे पावर 4 अभी आपने निकाला है, यूनिट डिजिट 1 आएगा, 81 होता है तो इसका यूनिट डिजिट है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट डिजिट आएगा 2। तो अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जो भी पावर दे उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर आप लाइए। रिमाइंडर 0 आया तो 4 सोचना है, बाकी 1 2 3 को आपको वही सोचना है, जो रिमाइंडर आया है वही पावर है। और हम मैक्सिमम इस तरह से 4 पावर तक का ही कैलकुलेशन कर सकते हैं यूनिट डिजिट पर, और उसके बाद तो बात मल्टीप्लाई करना था। 2 पे पावर 1 2 हो गया, 3 पे पावर 4 3 हो गया 1 हो गया, सॉरी 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कंपैरेटिवली काफी आसान सवाल था, हालांकि ये 8 और 9th एंट्रेंस के लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप देखें सवाल ये है, अ नंबर, और नंबर दिया हुआ है 15, 3 डिजिट नंबर है, 100 प्लेस वैल्यू पे 1 है, 10 प्लेस वैल्यू पे 5 है, यूनिट प्लेस वैल्यू पूछा है कि बी की वैल्यू इनमें से क्या होगा। ऑप्शन बाद में देखते हैं। इसको डिविजिबल होना है 6 से, तो डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से 6 से वही डिवाइड होता है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। अच्छा 2 से डिवाइड होने का मतलब हो गया कि ये नंबर इवन नंबर होना चाहिए, यानी लास्ट डिजिट 2 से तभी डिवाइड होगा जब लास्ट डिजिट आपका यानी यूनिट डिजिट आपका 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, जिसको आप इवन डिजिट भी कहते हैं या इवन नंबर भी कहते हैं, जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 और हो जाए वो इवन नंबर है। अच्छा 3 से कटने का रूल क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट
सम ऑफ ऑल डिजिट, सारे डिजिट का जो सम है वो होना चाहिए 3 के टेबल में। 3 हो जाए, 6 हो जाए, 9 हो जाए, 12 हो जाए, 15 हो जाए, इस तरह से 3 से कट रहा हो। तो अब सोचिए, हम ऑप्शन नहीं देख रहे, अभी हम सोच रहे हैं सर अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो क्या यह 6 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, इसको तो आप करके भी देख सकते हैं। डिजिट का सम हो रहा है 6, 3 से कट रहा है, इवन प्लेस वैल्यू हो जाएगा। इसके नेक्स्ट बाद मेरे ख्याल से यही होगा जो 6 से कटेगा। डिजिट का सम भी देख लीजिए। हाँ, जो नहीं कट रहे हैं मैं वो भी देख लेता हूं। इवन नंबर सारे नहीं होंगे, इनमें डिजिट का सम 3 से नहीं कट रहा है। इवन तो है, 2 से कट रहा है, मगर 5 + 1 6 + 2 8, 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अगला इवन नंबर ले लो, 6 4 10, ये दोनों इवन नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहे, लेकिन ये हो रहा है और एक ही डिजिट रखना है, यूनिट डिजिट। तो इसका मतलब यही दो आंसर हो सकते हैं, 150 156, यानी 150 और 156। ये आप ऑप्शन से बातें हैं। बी विल बी इवन नंबर, बी इवन नंबर होगा, बात तो सही है। सारे इवन नंबर नहीं है, ऑल इवन नंबर नहीं है, बट जो भी यूनिट डिजिट आ रहा है उसको क्या इवन नंबर बना रहा है। हाँ, बी इवन प्लेस वैल्यू है, हालांकि ओवरऑल पूरा नंबर भी इवन हो रहा है, बी को आप इवन कह सकते हैं। चलिए आगे चलिए। बी विल बी ऑड, ये ऑप्शन तो कर दिया भाई। ऑड तब होगा जब यहां 1 3 5 7 9 आते। 6 विल बी सॉरी बी विल बी डिविजिबल बाय 6, सही बात है। 6 से आप 0 को डिवाइड कीजिएगा हो जाएगा, 6 से 6 को डिवाइड कीजिएगा हो जाएगा। बोथ आंसर इज करेक्ट, ए एंड सी। 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0 भी डिवाइड हो जाएगा और 6 भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया बोथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी काफी आसान सवाल पूछा था। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, न्यूमरेटर में कोई नंबर दिया हुआ है और वो नंबर इस तरह से है 2 3 4 5 7। अच्छा, डिनोमिनेटर में दिया है 2 पे पावर 3। अच्छा, 5 पे पावर 4 को मैं लिख रहा हूं जानबूझकर, चूंकि 2 जितनी दफा है कोशिश करो 5 भी उतनी ही दफा हो, या अगर 5 जितनी दफा है तो 2 भी उतनी ही दफा हो। दोनों नंबर अगर बराबर होंगे तो हम समझेंगे 10 उतनी दफा है। 2 3 टाइम्स है, 5 3 टाइम्स है, इसका मतलब 10 3 टाइम्स है। और यहां क्वेश्चन में 5 4 टाइम्स था तो एक 5 को अलग कर दिया। अब देखो यहीं से सारा कॉन्सेप्ट है, जितनी दफा 10 होगा उतने डिजिट के बाद यहां पॉइंट होगा। इसके लिए ये 1000 बन गया है, 2 पे पावर 3 इंटू 5 पावर 3, दिस बिकम 1000। लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना, लॉजिक लगाना है। 2 पे पावर 3 5 पावर 3, ये हो गया 10 पे पावर 3। अगर नीचे डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स 10 है तो ऊपर से 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो इतना काम तो हो गया इनकी वजह से। अब ये 5 बचा हुआ है, तो सुनो 5 से काटने का बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप शुरू में ही देखो, इसको अभी ना काटो, पहले इसी से काटते, तो अगर 5 से हम देखें तो सिर्फ यूनिट डिजिट को देखते हैं। अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो 5 से कट जाएगा। अगर यूनिट डिजिट 5 या 0 नहीं है, ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है, 5 से अगर काटना है तो यूनिट डिजिट होना ही चाहिए आपका 0 या 5, 0 या 5। अगर कुछ और है तो सिर्फ इसको काट कर देखो कितने टाइम्स में काट पा रहे हैं, बस ये देखना है। तो सर 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या बच गया 2। अब उस रिमाइंडर को पूरी तरह से काटने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और एक डिजिट लगाएंगे। जैसे 7 को 5 से काटना है, 5 1 जा 5, 2 बच गया। अब 2 तो कट नहीं रहा था तो पॉइंट लगाया, और 5 4 जा, तो यानी यूनिट डिजिट जो है वो डेसिमल के एक डिजिट के बाद कट रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि यहां एक डिजिट और आना है। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तो था ही, इससे अगर यहां 5 होता ना तो 3 ही रहता, लेकिन 0 रहता तो 3 ही रहता। एक डिजिट और आना है तो इसका मतलब टोटल 4 डिजिट आना है। या आखिर में आप ये सोचिए कि सर ये नंबर हमारे पास बचा था 23.457, ये 1000 की वजह से ही पॉइंट आया था, 5 था। अब तो 5 से काटना है, काट देंगे, 5 से काट दीजिए, 5 4 जा 20, देखो पॉइंट आ गया 334 बना देगा। तो 6 5 जा 30, फिर 4 था, फिर ये 5 था, 4 9 जा सॉरी 9 5 जा 45। अब देखो ये 7 बच गया, वही कहानी 7 बच गया, तो 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर है, पॉइंट है ही 20 हो गया, 5 4 जा 20। तो हमने देखा कि इस पूरे को अगर हम सॉल्व करें तो ये सॉल्यूशन आता है पॉइंट के बाद 4 डिजिट का, उसके बाद ये टर्मिनेट होता है पूरी तरह से। तो वही बोला है कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। लेकिन खैर इतना ये भी कर सकते हैं, ये भी आसान है, 5 से डिवाइड करके चेक करना था। इसको जरूर समझिए कि हम 2 पे पावर 3 और 5 को पावर 3 करेंगे, ये जो मिनिमम पावर होता है उसी के रूप में रखते हैं।
2 और 5 का जो मिनिमम पावर होता है, यहां 3 4 में 3 मिनिमम था, तो 5 को भी मिनिमम पावर के फॉर्म में रखेंगे, इतने टाइम्स आ जाएगा 10। 10 का मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट, उसके बाद जो बच गया है 5 उससे आप डिवाइड कर लीजिए, या फिर 5 का रूल देख लीजिए। मुझे शुरू में समझ में आ रहा था 7 5 से नहीं कटेगा, तो एक डिजिट और आएगा डेसिमल के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, अगर मैं इसको ट्रिक से बताऊं। पहले मैं जनरल अप्रोच बताता हूं। ये नंबर है, जो भी नंबर देता है उसको x एज्यूम कर लेते हैं। x की वैल्यू है 0.5 और 7 पे है बार, यानी 5 7 रिपीटिंग टर्म है। ये 5 7 इज अ रिपीटिंग टर्म। अब रूल के हिसाब से जो टर्म रिपीटिंग है वो डेसिमल के इधर आना चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और उसकी वजह यह है कि 2 ही डिजिट पे बार है, जितने डिजिट पे बार है उतने से मल्टीप्लाई करो, ताकि 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 5 7 इधर, और उसके बाद रिपीटिंग वैल्यू था तो 5 7 5 7 5 7, ये सिलसिला तो चलता ही चला जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद रूल कहता है दोनों इक्वेशन को आपस में घटा दो। तो अगर हम इक्वेशन सेकंड से माइनस कर दे इक्वेशन फर्स्ट को, तो जब यहीं पे माइनस कर रहा हूं तो 100x में से x चला गया, दैट इज 99x। अच्छा देखो ये पूरी चीज रिपीटिंग थी, तो सबको अगर तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो 0.0 बचेगा। 0 0 0 लगाते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.0 बचेगा। 57 में से 0 जाएगा, दैट इज 57। तो आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, यही x था जो 0.57 पे बार था। इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा, इक्वेशन माना, फिर ये दो टर्म को उठाकर इधर लाए, तो x की वैल्यू ही पूछी जा रही है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 57/99। ये हमारा आ गया। हालांकि ये कट रहा है, इसको काट के लिखेंगे, ये मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। देखो अभी 3 का रूल पढ़ाया था, डिजिट का सम 7 और 5 को जोड़ेंगे 12 होगा। 12 का मतलब ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, तो चलो काटते हैं। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 33, और 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 19। 19/33, 19/33 ऑप्शन में नहीं है। 13/27 दिया हुआ है, 33 दिया नहीं है कहीं पर, तब तो यही आंसर होगा। और ये देखो काटा भी नहीं है इसने, चलो तो फिर मजबूरी है ये लिखने की। अच्छा अगर मैं ट्रिक से बात करूं तो ट्रिक कहता है, या इसी का शॉर्टकट वर्जन है, कि अगर x की वैल्यू 0.57 बार है, ये बार के फॉर्मेट में है तभी ट्रिक है। ट्रिक क्या कहता है, पहले पूरा नंबर लिखो, पूरा नंबर लिखोगे तो 57 आएगा, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, यही न्यूमरेटर है। पूरा नंबर लिखना है, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर देना है। बार 5 और 7 पे था तो 5 7 लिखा और 0 माइनस कर दिया। नीचे जितने डिजिट पे बार है उसके लिए उतनी बार 9 आएगा, जितने डिजिट पर बार है उसके लिए उतने टाइम्स 9 आएगा। हालांकि ये कट रहा है, लेकिन चलो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो काट के नहीं लिखा है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, खैर ये काफी आसान क्वेश्चन दे दिया था। इक्विवेलेंट डिवीजन लेम्मा एल्गोरिथम में कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, और क्यूसेंट होता है, रिमाइंडर होता है, a बराबर bq प्लस r एक्सप्रेशन है, r मस्ट बी सेटिस्फाइड, r रिमाइंडर को कहते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंट के हिसाब से a और b दो नंबर हैं, और उसमें एक नंबर एज्यूम कर रहा हूं मैं, a ग्रेटर है b से, तो a को डिवाइड करना है b से। a का नाम है डिवाइडर, b का नाम है डिवाइजर। जितने टाइम में डिवाइड होता है उसका नाम है क्यूसेंट, और जो नीचे बच जाता है वो होता है रिमाइंडर। अच्छा रिमाइंडर जाहिर सी बात है या तो 0 होगा, या रिमाइंडर आपका जो डिवाइजर है उससे एक कम तक रहेगा। डिवाइजर तो आ ही नहीं सकता, ये रिमाइंडर 0 से होगा, यानी पूरा पूरा कट जाए तो 0 से लेकर b-1 तक चलेगा, यही रिमाइंडर होता है। अच्छा इसको एक्सप्रेस करने का तरीका यह है, a बराबर bq प्लस r, और ये मेथड इसने बताया था कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF निकालने का तरीका है। जिस एक्सप्रेशन में रिमाइंडर 0 हो जाए उसका भी HCF होगा। चलिए अब बात करते हैं, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग r की वैल्यू 1 से बड़ा दिया हुआ है, r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, r की वैल्यू 0 से बड़ा दिया हुआ है, r की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये बात सही है, और लेस देन b दिया हुआ है, ये बात भी सही है। b से छोटा होगा, b-1 तक चलेगा, यानी b से छोटा होगा, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके माने हो गए कि r की वैल्यू 0 भी है और r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी है, बट लेस देन b, b से तो छोटा होगा क्योंकि b-1 तक होता है। तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए इसमें भी अगर कॉन्सेप्ट है तो काफी आसान सवाल था। ये कॉन्सेप्ट ये है कि अक्सर लोग गलती से पाई की वैल्यू को 22/7 कहते हैं, जबकि ऐसा तो है नहीं। नंबर सिस्टम में ये बात पढ़ा है, पाई इज इर्रेशनल नंबर। पाई तो आपका इर्रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इसको तो फ्रैक्शन में आप लिख ही नहीं सकते, जबकि ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है। 22/7 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो अगर आपको ये बात पता है कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू नियरली 22/7, नियरली बोल रहा है 100% नहीं, इसकी वैल्यू रिपीट करती रहती है भाई, रिपीट करती रहती है, कुछ भी लिख दो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इस तरह से ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना तो रिपीट कर रहा है। हाँ अप्रोक्सीमेट में आप कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट में आप कह सकते हैं 22/7 की वैल्यू जब आप निकालिएगा तो वो वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा, कुछ हद तक सिमिलर है, आगे सिमिलर नहीं है। यहां 142857 142857 यहां तक सेम आया। इसके बाद इस बार का मतलब है दोबारा से ये 1428, जबकि यहां 9802, मैंने अलग अलग वैल्यू लिख दिया सिर्फ समझाने के लिए कि एग्जैक्टली सेम नहीं है। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ये बात गलत फहमी है लोगों को कि पाई की वैल्यू 22/7 आती है, वो हम अपने कन्वीनियंट के लिए मान लेते हैं, क्योंकि डेसिमल के 2-4 डिजिट तक वैल्यू सेम आ रही है 22/7 की भी और पाई को भी। अगर देखें पूरा एक्सपेंशन फॉर्म डेसिमल में एक्सपेंड करके देखें तो कुछ हद तक सेम, इसलिए मैं नियरली सेम कहता हूं। तो हम अप्रोक्सीमेट में आंसर लाने के लिए पाई की वैल्यू को 22/7 या 3.14 मान लेता हूं, लेकिन रियल में पाई की वैल्यू इर्रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और ये एक रेशनल नंबर है। तो जब आप इर्रेशनल को रेशनल के साथ कंबाइन करें, चाहे जोड़े चाहे घटाएं, ओवरऑल इर्रेशनल नंबर आता है। तो इर्रेशनल में से रेशनल माइनस होगा, रेशनल आएगा नहीं, प्राइम आएगा नहीं, इर्रेशनल नंबर आएगा, बिल्कुल सही। इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन जब भी आप रेशनल के साथ करेंगे, इर्रेशनल का रेशनल के साथ, इर्रेशनल का रेशनल के साथ, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइड हो, इसमें याद रखिएगा रेशनल नंबर 0 नहीं लेना है, ये हमेशा इर्रेशनल आएगा, इर्रेशनल आएगा, याद रखिएगा। हाँ कई बार लोग सोचते सर रेशनल नंबर 0 लेने क्या, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे तो 0 ही आएगा, और डिवाइड आप कर नहीं सकते, इसलिए इसको नॉन जीरो मान रहा हूं मैं, नॉन जीरो रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर में 0 को छोड़कर बाकी आप नंबर ले लीजिए, क्योंकि 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो इर्रेशनल को रेशनल के साथ जब जब आप कंबाइन कीजिएगा यू विल गेट इर्रेशनल नंबर। तो इस सवाल का जवाब इर्रेशनल नंबर था। जो अमूमन तौर पे कंफ्यूजन हुआ था बच्चों को वो ये हुआ था कि उन्होंने 22/7 मान लिया, 22/7 माइनस 22/7 यानी 0, और 0 तो एक रेशनल नंबर है, इसीलिए पहला आंसर मार दिया था, लेकिन वो गलत है, मैं पहले बोल चुका। पाई इज प्योरली इर्रेशनल नंबर, पाई 100% इर्रेशनल नंबर है। अगला सवाल, ये है मेन अलजेब्रा का सवाल, यानी अभी तक अगर आप देखें तो एक अच्छा सवाल यही है मैथमेटिक्स का जो करना चाहिए और आसान भी है। ABC नॉन जीरो है, ABC एक कंडीशन लगा दिया, ये अकेले अकेले तो 0 नहीं है, लेकिन इनका सम हमेशा 0 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। मैं यहां डायरेक्ट कर देता हूं, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, तो AB BC CA का एलसीएम आ गया ABC। अब जरा देखो यहां से BC कट जाएगा, A बचेगा, A और A स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर A क्यूब बनेगा। फिर यहां से C और A को उड़ा दो, B बचेगा, B से B स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, दैट इज B क्यूब। फिर AB को उड़ा दो, C बचेगा, C का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई C क्यूब। अब आपको पता है कि A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, अगर A प्लस B प्लस C 0 होता है तो 3ABC के बराबर होता है इस कंडीशन पर। वरना फॉर्मूला ये है, अगर मैं पूरा फॉर्मूला एक्सपेंड करूं तो A का होल क्यूब माइनस B का होल क्यूब माइनस सॉरी A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C है, ये है फॉर्मूला। तो अगर ये पार्ट 0 आपने कर दिया तो ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और ये माइनस वाली चीज इधर आकर 3ABC बची, तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब की वैल्यू 3ABC आती है। वही यहां रख देना है 3ABC और डिवाइड में ABC, तो करेक्ट आंसर आ गया 3। तो ये आसान सवाल है, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला आपको याद रहे, और ये स्पेशली A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इसी कंडीशन पे अप्लाई करता है, यानी हमेशा 3ABC वैल्यू आती है कंडीशन पर। तो वहां से आपको सीधा सीधी क्वेश्चन कर लेना था, आसान क्वेश्चन था। आइए अगला सवाल, ये भी आसान क्वेश्चन है,
एक्सपोनेंट एंड पावर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है। m और n पॉजिटिव इंटीजर है, चलिए भाई निगेटिव कोई चीज तो है नहीं, और इस तरह से है कि m के ऊपर पावर n की वैल्यू 32 दी हुई है। तो अब जरा सोचो, इस 32 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 बेस पे पावर 5 लिखेंगे। 32 को पावर के फॉर्म में लिखने का ये एक तरीका हो सकता है। तो m की वैल्यू यहाँ 2 समझी जा रही है, n की वैल्यू 5 समझी जा रही है। इस एक्सप्रेशन से अगर हम देखें तो m की जगह पे 2 आ गया, n की जगह पर 5 आ गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा दोनों पॉजिटिव इंटीजर भी हैं, ये बात भी सही हो गई। आगे कह रहा है आपको वैल्यू निकालनी है, n के ऊपर पावर है m into n। तो n तो आपका तो पता था 5 है, n की जगह पे 5 रख दीजिए, m और n को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 10। 5 पे पावर 10, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एकदम आसान सा सवाल था, बस इतनी ही बात जाननी थी। m और n की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी। 32 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बोर्ड मास का सवाल है और बहुत ही आसान सा सवाल है। जरा देखिए, मैं करने को तो यहीं पे कर दूं कि यहां लिखा है 9 माइनस 3 डिवाइड 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स बराबर 0। यार इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3/1। अब 3 इंटू 3 9 है, 9 माइनस 9 यानी 0। ये पूरा पार्ट कट के 0 हो गया। अब ये माइनस एक्स को उठाकर इधर ले जाओ तो प्लस एक्स की वैल्यू 1 हो गई। डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल होगा, 1/3 3/1 हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन काफी आसान थे। चलिए इसको हम लोग जनरल तरीके से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से बनाना ज्यादा आसान होता है। जरा देखिए क्या लिखा है, 3 पे पावर x प्लस 1 प्लस 3 टू माइनस एक्स की वैल्यू दिया है 3 पे पावर 3 प्लस 1। एक बात समझो, पहले तो फॉर्मेटिंग समझो, सब जगह बेस सेम है, बस फर्क क्या है, यहां प्लस के बाद 1 दिया है। और 1 कब आता है, जब कम से कम किसी एक बेस के ऊपर पावर 0 हो। अगर यहां 0 हो गया तो हम कहेंगे कि 1 है, बस इसको चेक कर लेना है। तो बहुत सारी चीजें इस 1 ने एक्सप्लेन कर दी कि इसमें x की वैल्यू ऐसी रखी जाए कि एक जगह पावर 3 आवे, दूसरी जगह पावर 0 आए, 0 आएगा तभी 1 होगा। तो चलो अगर मैं -1 सोचूं तो यहां +1 है और -1 0 हो जाएगा। यहां माइनस रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी -1 तो आंसर हो रहा है। अगर आप x की जगह -1 रखेंगे, +1, ये 0 आ जाएगा, जो कि मैं कह रहा हूं किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। फिर प्लस का साइन है, प्लस है। यहां -1 रखूंगा, आगे माइनस है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी -1 तो सही जवाब है भाई। अच्छा 1 जवाब सही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो पहले छट गया। 1 नहीं है, 1 रखोगे तो ये 2 होगा और ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 3 पे पावर 1 3 होता है, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गए। चलो 2 रख के देखता हूं, 2 रखते ही यहां 0 हो गया, 2 माइनस 2 दैट इज 0, और यहां 2 रखते ही 3 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर तो यही है भाई। x की वैल्यू पुट करो, आंसर देखो सिमिलर आ रहा है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं, पुट करके निकाल लीजिए। हाँ, जनरल तरीके से अगर बनाना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए तो तरीका ये है कि आप इसको इस तरह लिखें, सेम बेस जब मल्टीप्लाई में होता है तभी पावर ऐड होते हैं, तो पावर ऐड है तो इसको अलग करके लिखिए। फिर यहाँ सेम बेस जब डिवाइड में होते हैं तभी आपस में पावर घटाए जाते हैं, और इधर तो वैल्यू चाहो तो वैल्यू लिख दो, 3 पे पावर 3 दैट इज 27 प्लस 1 दैट इज 28। अब कुछ नहीं करना, 3 पे पावर x को हम अपने मन से y मान लेते हैं। लेट 3 पे पावर x की वैल्यू हो गई y, तो ये हो जाएगा 3y प्लस ये हो गया 9/y इज इक्वल टू 28। यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम वगैरह लेकर क्वाड्रेटिक आ जाएगा, क्वाड्रेटिक के अंदर y के 2 आंसर आएंगे, दोनों को यहां पुट करके x की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। तो ये हो गया जनरल। बाकी ऑप्शन अगर रहता है तो बनाना आसान रहता है। चलिए फिर से आ गया है अलजेब्रा का क्वेश्चन। x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स की वैल्यू -1 है, जहां x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट, डिनोमिनेटर तो 0 होता ही नहीं, तो कहने की जरूरत थी नहीं, दोनों x y डिनोमिनेटर में ही तो 0 हो ही नहीं सकता। तो आपसे पूछा x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, भाई इसका फॉर्मूला ध्यान में रखो, x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। कंडीशन दिया हुआ है x बटा वाई प्लस वाई बाई एक्स की वैल्यू -1। यहां से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा x इंटू वाई, और y से y कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर। सिमिलरली x से x कैंसिल y और y मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर, इसकी वैल्यू है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जाकर
माइनस एक्स वाई हो जाएगा, या तो यहां से रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर वैल्यू माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, दिस ब्रैकेट बिकम जीरो, तो जीरो से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, नेट रिजल्ट जीरो। या नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरे माइनस एक्स वाई को इधर ले आइए तो प्लस एक्स वाई होगा, इधर बचेगा जीरो, या तो ये पूरा पुट कर दीजिए, ये पूरा ई ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस पूरे की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो जीरो से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, तो कुल मिलाकर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू हो जाएगी जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसान सा सवाल है, इर्रेशनल नंबर पूछा है। इर्रेशनल नंबर उसको कहते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ये टर्मिनेट हो गया है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है भाई, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर आपका देखें 7 है, तो ये भी अगर निकालूंगा डेसिमल में तो आएगा रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। हालांकि फ्रैक्शन बोलने पर ही मैंने कह दिया रेशनल, वो तो डेसिमल ऐसे ही देख लिया मैंने, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन डेसिमल में दिए थे, बस यही फ्रैक्शन में दिया था, तो फ्रैक्शन वाला तो रेशनल नंबर होता ही है। जिसको आप फ्रैक्शन में नहीं लिखे वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। अब यहां आते हैं 254 254 254, यानी यहां रिपीटिंग हो रहा है और ये ऐसे लिखा जा सकता था 254 पे पार। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता तो जो ट्रिक इस्तेमाल किया था, पहले पूरा नंबर लिखेंगे, बिना बार वाले को माइनस कर देंगे, बार जीरो पे नहीं है, जीरो माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने डिजिट पे बार है उसके लिए उतनी बार 9 ये आएगा। बाकी इसको देखिए 5 4 9 2 11, चलो भाई ये 3 से नहीं कट रहा है ना 9 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल है। यहां देखेंगे 120 120 फिर एक जीरो आ गया, 120 फिर 2 जीरो आ गया, 12 मतलब यहां रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में 120 था तो आगे भी 12 एक ही जीरो होना चाहिए था, ये डबल जीरो आ गया, तो दिस इज कॉल्ड नॉन रिपीटिंग। और पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है, क्योंकि डॉट 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 का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, और इसी को कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी है, ना तो वो टर्मिनेट हो ना तो वो रिपीट हो, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, इर्रेशनल नंबर आपसे पूछा था। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। आसान क्यों है समझिए, अगर हम सिचुएशन देखें a इज ग्रेटर देन b, तो क्यों ना हम a की एक वैल्यू एज्यूम कर ले, चलो मान लो हमने 5 मान लिया, b की भी एक वैल्यू मान लो, चलो हमने 2 मान लिया। a इज ग्रेटर देन b, तो आप कुछ ऐसी वैल्यू माने कि a b से बड़ा हो, a b दोनों की वैल्यू हमने देख लिया और ये रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, a इज ग्रेटर देन b। आप कोई और वैल्यू मान सकते थे, यहाँ 15 यहाँ 10, कुछ भी, एनी 2 वैल्यू एज्यूम कर लो। c इज लेस देन 0, मतलब c निगेटिव में है भाई, चलो -1 मान लेते हैं, जानबूझ के छोटी छोटी वैल्यू माना, कुछ भी मान सकते थे, -10 -20 -50 -100, एनी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए आप। अब देखिए रिलेशन दिया हुआ है, अच्छा ये पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो पहले हिसाब से देखो AC और BC में रिश्ता है, और वो रिश्ता ये है कि BC की वैल्यू ग्रेटर होगी। चलिए जरा देखते हैं, A और C को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और -1 मल्टीप्लाई होकर -5 आएगा, B और C मल्टीप्लाई कीजिएगा -2 आएगा। ये बात तो सही है भाई, -2 इज ग्रेटर देन -5, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं, बी ऑप्शन की बात करते हैं। A प्लस C ये ग्रेटर है B प्लस C वैल्यू से। चलो A और C को जोड़ो, A और C को जब तुम जोड़ोगे तो यू विल गेट 5 - 1 ऐड होके 4 हो गया, और B और C को जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, ये भी सही है, 4 इज ग्रेटर देन 1। A और B ऑप्शन तो सही है, मुझे गलत वाला सिलेक्ट करना है, ऑप्शन C पर आ जाते हैं। ऑप्शन C क्या कह रहा है, ऑप्शन C कह रहा है कि A में से C को माइनस कीजिए तो इसकी जो नेट वैल्यू होगी वो डिक्रीज कर जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी या छोटी है B - C से। चलो भाई जरा करके देखते हैं, A है 5, C है -1, 5 - -1 +1 और 5 6 हो जाएगा ये। अच्छा
2 माइनस माइनस 1 3। यही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 6 से 3 ग्रेटर नहीं हो सकता। देखिए ये गड़बड़ है, 6 ग्रेटर होना चाहिए 3 से, ये सही है। तो यहां इनकरेक्ट बताना था, इनकरेक्ट बताना था, कौन करेक्ट नहीं है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ए बी सी में सिर्फ सी है, बोथ तो हुआ ही नहीं कि ए और बी सही हो। ए और बी आर ट्रू, हाँ ये स्टेटमेंट तो सही है भाई, ए और बी ट्रू था, ए और बी ट्रू था, ये स्टेटमेंट भी सही है, बट मुझे नॉट सही वाला जवाब देना है, इनकरेक्ट वाला देना है, तो इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। इसमें क्या है भाई? 12 typists working for 4 hours to type a book in 18 days. In how many days 4 typists will work for 8 hours to type the same book? देखिए काम सेम है, वर्क जो होता है ना, वर्क, ये इफिशियंसी इनटू टाइम पर डिपेंड करता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। अब वो टाइम आप आवर डे किसी में भी ले लें, ये टाइम है भाई, सारे टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। इफिशियंसी अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको नंबर ऑफ लेबर देगा, नंबर ऑफ लेबर या वर्कर देगा। तो या तो इफिशियंसी से टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए, टाइम आपका डेज में हो सकता है, आवर में हो सकता है, मंथ में हो सकता है। तो यहां काम सेम है, काम सेम है, एक बुक को टाइप करना है, वर्क सेम है, और इस वर्क को किया है 12 टाइपिस्ट ने, नंबर ऑफ लेबर हो गए 12, और मल्टीप्लाई कीजिए इसको टाइम के साथ। 12 टाइपिस्ट काम कर रहे हैं रोज 4 घंटा, और ऐसा ऐसा 18 दिन काम किया गया। तो ये हो गया आपका वर्क, नंबर ऑफ लेबर जो काम कर रहे हैं। अब यही सेम काम, सेम बुक टाइप कर रहे हैं, अब 4 टाइपिस्ट, नंबर ऑफ लेबर हो गए 4, इनटू 8 घंटा रोज, बताना है कितना दिन में काम होगा, इन हाउ मेनी डेज। अच्छा मान लेते हैं डेज को डी दिन में काम होगा, तो वही हो गया भाई, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, वर्क सेम आ गया। चलिए 4 से 4 खत्म, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 9 जा, डे की वैल्यू 27 आ गई। तो अगर आपको ये बात पता है कि वर्क निकालने का तरीका है, या तो इफिशियंसी से टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए, इफिशियंसी नहीं है तो नंबर ऑफ वर्क, नंबर ऑफ लेबर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां लेबर ही थे, ये एक तरह से वर्कर ही थे, और जो टाइम है आपका दिन और आवर दोनों में है, तो आप पूरा टाइम लेंगे, 4 आवर 18 डेज, यहां 8 आवर है, डेज निकालना था, निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। जब भी कॉन्सिक्यूटिव रूट दे, ये कॉन्सिक्यूटिव रूट है, पहले मैं अगर डायरेक्ट बात करूं, इसको मैं √9 बोल सकता हूं, 3 को √9 और √8, दो लगातार नंबर है 8 और 9 जो रूट के अंदर है, इनको मैं कॉन्सिक्यूटिव रूट बोलता हूं। तो अगर आपको स्क्वायर का सम निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है n² - 2, जहां n कहते हैं जो बड़ा नंबर है उसका ट्वाइस ऑफ बड़ा रूट। अब इसको रूट में सोचा मैंने, तो √9 सोचा, √9 की वैल्यू है 3, तो 3 का दुगुना हो गया 6, यानी √9 को आप 3 लिखेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 का स्क्वायर 36 - 2 34 इज द आंसर। ये तो हो गया डायरेक्ट। जब भी स्क्वायर का सम होगा फॉर्मूला है n² - 2, और n कहते हैं लार्जेस्ट रूट के ट्वाइस को, यानी 3 का ट्वाइस भी आप कह सकते थे, लार्जेस्ट रूट का ट्वाइस n की वैल्यू। अच्छा बताते हैं हम ये सब चीजें, अगर कॉन्सेप्चुअली देखें तो क्या करें, जब भी कॉन्सिक्यूटिव रूट हो तो आप इसका रेसिप्रोकल निकालिए। x की वैल्यू अगर ये है तो 1/x कितना होगा, 1/3 प्लस √8। अब डिनोमिनेटर में चूंकि रूट है तो हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का तरीका है साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन को, और साइन इसलिए चेंज करना है क्योंकि रेशनलाइजेशन का एक तरीका होता है कि नीचे यानी डिनोमिनेटर जिसको आप रेशनलाइज कर रहे हैं वो हमेशा आना चाहिए a + b × a - b के फॉर्म में। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल स्क्वायर हो जाता है, जैसे a² किसी भी अंडर रूट वाले टर्म को यानी इम्परफेक्ट स्क्वायर को, इम्परफेक्ट रूट को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया a² - b², √8 का स्क्वायर 8, और ये मल्टीप्लाई होकर तो यही रहा। तो आप गौर से देखें, यहां कॉन्सिक्यूटिव में फायदा ये है कि जब रेशनल में कन्वर्ट करेंगे इसको तो इसका डिफरेंस 1 हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करो ना करो क्या फर्क पड़ता है। तो 1/x की वैल्यू ये आ गई, और x की वैल्यू आपको दी हुई थी। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, x + 1/x। देखो x की वैल्यू क्वेश्चन से उतार दीजिए, और 1/x x की वैल्यू पुट करके रेशनलाइज करने के बाद जो आया वो पुट कर दीजिए।
तो आप देखिए अंडर रूट 8 कट गया, x प्लस 1/x की वैल्यू 6 आई, इसी को मैं n कहता हूं। अब है क्वेश्चन, मुझे निकालना है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये यही आवेगा, ये जो पूछा गया है स्क्वायर वो x प्लस 1/x के होल स्क्वायर में आवेगा। अगर क्यूब पूछता तो मैं इनका क्यूब करता, लेकिन स्क्वायर पूछा है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए ये कट जाएगा। तो यहां से अगर आप वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू हमने निकाला है 6 का स्क्वायर कर दीजिए, यहां ये चीज तो हमें निकालनी ही है, और ये +2 था, इधर आकर -2 हो गया। चलिए इधर आकर ये +2 -2 हो गया, और ये बचा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो हमें निकालना है। तो ये हो गया 36 - 2 दैट इज 34। तो या तो रेशनलाइज कीजिए 1/x को, डिनोमिनेटर में है साइन चेंज करके ऊपर नीचे, उसके बाद 1/x निकाल लीजिए, बाकी तो काम आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हमने ऊपर एक दो सवाल पहले x और y का था, मुझे याद आ रहा है, यहां पूछा है a³ प्लस b³, वहां x³ माइनस y³ था, तो a³ प्लस b³ का फैक्टराइज फॉर्मूला होता है a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अब यहां कंडीशन फिर से कुछ ऐसा ही दे दिया है, a/b प्लस b/a की वैल्यू है 1। जरा सोचो, अगर हम इनका एलसीएम ले तो वो ab आवेगा, b से b खत्म, a स्क्वायर प्लस a से a खत्म, b स्क्वायर बराबर 1, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू ab। या तो यहां से निकाल लेंगे, या वही तरीका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, इधर आकर माइनस ab, यहां बचा 0। अब जरा सोचो, ये पूरा पार्ट यहां दिख रहा है, इसमें 0 पुट कर देंगे। जैसे ही हम यहां 0 पुट करेंगे, 0 पुट करते ही ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो a³ प्लस b³ की वैल्यू 0 आ गई भाई। सेम टाइप का क्वेश्चन है, रिपीटेशन है, एक्स वाई पर वहां पूछा था, वहां x³ माइनस y³ पूछा था, तो यहां देखो इक्वल टू के बाद -1 दे दिया था, यहां पर a³ प्लस b³ पूछा है, इसलिए इक्वल टू के बाद +1 दिया है, बट आंसर वही है, तरीका वही है। दूसरा ये भी कि आप यहां से भी पुट कर सकते थे, इस ab के जगह पर ये पुट कर दो, या इसकी जगह पर ab पुट कर दो। तो अगर मैं इसकी जगह पर ab पुट कर देता तो ab माइनस ab 0 हो जाता, यानी वन ऑफ द ब्रैकेट 0 आना है, तभी दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होकर नेट रिजल्ट 0 आएगा। फिर से देखिए, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन पूछ दिया, 2022 का सवाल है ये, और सवाल क्या है सुनिए। सानिया वांट्स टू एक्सप्रेस 1000 इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन्वॉल्विंग ओनली 8, यानी वो 1000 रुपए को इस तरह से एक्सप्रेस करना चाह रही है कि जितने भी नंबर हो उस नंबर में सिर्फ 8 हो, और फिर उनको जोड़े, यानी 8 के नंबर्स में ही सारे नंबर होने चाहिए, 8 के फॉर्म में। आगे कंडीशन लगा रहा है, वरना लोग ये सोचेंगे सर हम 8 को ही जोड़ते चले जाए और 125 दफा में आ जाएगा, क्योंकि 125 इंटू 8 होता है। पर वो बोल रहा नहीं, मिनिमम 8। हाउ मेनी मिनिमम, कितना मिनिमम नंबर आपको लेना है 8 का कि इस तरह से 1000 पहुंच जाए। तो जब भी मिनिमम की बात करेगा तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे बेटा। तो अब सोचो, 1000 से ठीक पहले सिर्फ 8 का एक नंबर याद आता है, 888। तो पहला नंबर तो हो गया 888, इसमें 3 बार 8 है, ये एक नंबर है 8 3 दफा है, यूनिट डिजिट पर भी, 10 डिजिट पर भी, 100 डिजिट पर भी। अच्छा, इससे नेक्स्ट, अब जाहिर सी बात है अगला तो हम 3 नहीं ले पाएंगे, तो अगर हमने 2 डिजिट लिया, अगर हमने 2 डिजिट में लिया, तो अब इनको जोड़ते हैं, 8 और 8 16 कैरी 1, 8 8 16 और 1 17 फिर 1, यानी 888 और 88 को जोड़ोगे तो आवेगा 976। अच्छा, दोबारा हम 88 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर दोबारा 88 लोगे तो ये 1000 से ऊपर चला जाएगा। अभी देखो 1000 में से कितने की जरूरत पड़ रही है, सिर्फ 24 की। तो आपको अब 8 इस तरह से रखना है कि 24 आवे, वो 88 पे नहीं हो सकता, वो सिर्फ 8 पे हो सकता है। मजबूरी ये है कि वो सिर्फ 8 पर हो सकता है। तो 3 बार 8 लेना है, 1 बार 88 लेना है, और 888 लेना है, यानी एक नंबर के हिसाब से एक नंबर ये, 2 नंबर ये, यानी 3 डिजिट का एक नंबर, 2 डिजिट के 2 नंबर, यूनिट डिजिट के 3 नंबर। अब इनको जब टोटल कीजिएगा तो यू विल गेट 1000। तो 8 कितनी बार है मिनिमम, ये मिनिमम है, कितनी बार है, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 5 6 7 8 8 दफा है।
8 टाइम्स है। यही पूछ रहा था कि हाउ मेनी मिनिमम 8, कम से कम 8 होंगे ताकि वो 1000 एक्सप्रेस हो जाए। कंप्लीटली रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको सोचना है बड़े नंबर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हुए, क्योंकि मिनिमम पूछा है। मैक्सिमम पूछेगा तब तो वो 125 हो जाएगा। 125 8 8 8 8 8 करके हम चलेंगे सिर्फ सिंगल डिजिट में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The largest positive integer which divides 434 and 539 leaving remainder 9 and 12 respectively। ऑप्शन सही बन जाएगा भाई। आप एक बार डिवाइड कीजिए 434 को और देखिए रिमाइंडर आ रहा है 9 या नहीं, और फिर अगली बार उसी नंबर से 539 को डिवाइड कीजिए, देखिए 12 आ रहा है कि नहीं। पहला लॉजिक तो ये है कि 434 को 9 से डिवाइड अगर हम कर रहे हैं ऑप्शन ए के हिसाब से, मतलब एक ही नंबर है जिससे दोनों को डिवाइड करेंगे, तो एक को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 9 आ रहा है, दूसरे को 12, तो 9 से डिवाइड करने पे तो रिमाइंडर 9 आ ही नहीं सकता भाई, रिमाइंडर तो 0 आवेगा या 9 से कम आवेगा 8, 0 से 8 तक आवेगा इससे डिवाइड करने पर। चलो तो ये तो होगा नहीं, हम 17 से करते हैं, 17 से करते हैं डिवाइड। 108 से भी कर सकते हैं, लेकिन चलो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये तो नहीं हुआ, लॉजिकली देखा, पहले 108 से कर लेते हैं। 108 से डिवाइड कर दो 434 को, सीधी सी बात है 4 मरतबा में हो जाएगा, 8 चौके 32, रिमाइंडर 2 आवेगा सर। 434 में रिमाइंडर 9 आना चाहिए। चलिए 434 को 17 से कर देते हैं, 17 दूनी 34, चलिए यहां बच गया 9 94, 17 पचे 85, आ गया 9 रिमाइंडर सर। एक बात तो हुआ कि 434 जब 17 से डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर 9 बचा। अगली बार इसी 17 से एक नंबर है आपका 539 कर देंगे। ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया था भाई, आंसर तो आ गया मेरा 17 ही। 9 से रिमाइंडर 9 नहीं बच सकता, 539 से 539 कट जाएगा, रिमाइंडर 12 नहीं आएगा, और 108 वाला आप चेक कर ही चुके, तो यही आंसर आएगा। बाकी चेक भी कर लेते हैं। 17 तिया 51, यहां पर बचा 29, 17 एकाही 17, सही बात है, रिमाइंडर 12 बच गया। यानी 17 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसको 434 और 539 से डिवाइड किया गया 17 से, तो रिमाइंडर 9 और 12 रिस्पेक्टिवली बचा है। वो करके देख लेंगे हम, ये सब क्वेश्चन में दम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 2022 में सवाल पूछा गया है -1 पे पावर, देखिए निगेटिव पर, अगर ये बात आपको पता होनी चाहिए, यहां पे निगेटिव कोई भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, हम सिर्फ साइन को देखें, अगर इस पर पावर ऑड है तो साइन माइनस ही रहता है। अगर निगेटिव इंटीजर हो या कोई भी नंबर हो निगेटिव हो, इस पर पावर इवन हो तो निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। बाकी 1 पे कुछ पावर करो 1 ही रहता है। तो ये कह रहा है 0 कब आएगा, -1 पे पावर एक बार है n, और फिर है प्लस -1 पे पावर 8 इंटू n, इसकी वैल्यू 0। भाई सीधी सी बात है, एक बात और सीखो, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा इवन आवेगा, और इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इवन आवेगा। इवन की यह खासियत है, इवन से मल्टीप्लाई होकर, जैसे 2 को 4 से करो, 2 को 6 से करो, 2 को 8 से करो, 2 को 2 से करो, इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो हमेशा इवन। 8 12 16 4 ऑल आर इवन नंबर, इवन का मल्टीप्लाई। अच्छा इवन को ऑड से कर लो, 2 को 1 से करो, 2 को 3 से करो, 2 को 5 से करो, 2 को 7 से करो, ऑलवेज इवन। तो इवन को ऑड से करने पर भी इवन, इवन को इवन से करने पर भी इवन। ये मैं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि यहाँ n को एक बार आपने मल्टीप्लाई किया है 8 से, 8 इवन है, तो अगर ये n इवन हो के ऑड हो, ये तो नेट रिजल्ट इवन बनने वाला है, क्योंकि एक नंबर तो इवन है ही। इवन को फर्क नहीं पड़ता कि वो मल्टीप्लाई इवन के साथ हो रहा है कि ऑड के साथ हो रहा है, इवन के साथ मल्टीप्लाई होकर भी इवन नंबर देता है, ऑड के साथ मल्टीप्लाई होकर भी इवन नंबर देता है। तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर n कोई भी तुम पॉजिटिव इंटीजर कोई भी नंबर मानो, ये रिजल्ट हमेशा इवन में आना है। इवन में आना है तो ये हमेशा +1 आएगा। तो 0 होने के लिए अब जिम्मेदारी है कि ये -1 हो, और ये -1 तब होगा जब ये n की वैल्यू ऑड होगी, ऑड में ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो भाई n की वैल्यू मैं ऑड मानूंगा, n इज अ ऑड नंबर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव तो कुछ भी हो सकता है सर, इवन भी ऑड भी, इसलिए 100% पॉजिटिव इंटीजर सही जवाब नहीं है। इवन नंबर तो होगा नहीं। एनी ऑड नंबर, n पूछा है आपसे, n पूछा है, 100% ऑड नंबर है, n ऑड नंबर है। आप वैल्यू भी रख लीजिए, यहाँ 1 रख लीजिए, तो -1 पे पावर 1
-1 होता है। यहां 1 रखते ही 8 इंटू 1 8 हो गया, इवन नंबर आ गया, +1 आ जाएगा। वैल्यू पुट करके देख लिया करेंगे, दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव को छोड़ देंगे। इवन में आप 2 रखकर देखिए, चलिए ऑप्शन से देख रहे हैं, अगर हम 2 रख देते सर तो यहाँ 8 इंटू 2 16 हो जाता, ये भी इवन पावर +1, ये भी इवन पावर +1, नेट रिजल्ट 2 आता, 0 नहीं आता, तो इवन तो हो ही नहीं सकता। निगेटिव इंटीजर लेने से कोई फायदा नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर हो नहीं सकता, ओनली ऑड नंबर। करेक्ट आंसर हो गया ऑड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है और कह रहा है n एक नेचुरल नंबर है, HCF निकालना है। तो ये तो आसान है, आसान इस लिहाज से है कि n की वैल्यू को नेचुरल बोला है तो 1 मान लो, 1 मानने पर a की वैल्यू क्या आएगी, तो सर 1 रखते ही ये हो जाएगा 2 + 13 दैट इज 15, और b कितना आ गया, b आ गया 8। सर 15 और 8 का HCF होता है 1, HCF 1। चलो एक और ट्राई कर लेते हैं सर, n की वैल्यू अगर 2 रखें तो a क्या बन जाएगा, 2 रखते ही 2 2 जा 4, 4 + 13 दैट इज 17, और इसका तो HCF 1 ही आना है भाई, क्योंकि अगला नंबर अगर 17 आया तभी 17 होगा। प्राइम नंबर का HCF या तो वो नंबर खुद होता है या 1 होता है। अगला देखते हैं B, HCF कब वो होगा जब B भी 17 हो, तब 17 का HCF 17, अदरवाइज कोई भी नंबर हो 17 के साथ कोई भी नंबर आप ले लीजिए, HCF बनाना है। चलिए B की वैल्यू रख के देखते हैं, 2 + 7 9, 17 और 9 का HCF 1 होता है। चलिए एक और ले लेते हैं लास्ट, अगर मैं n की वैल्यू 3 सोच लूं तो a की वैल्यू क्या आएगा, 3 इंटू 2 6, 6 + 13 19, यानी प्राइम नंबर ही आ रहा है, और b रख लीजिए 3 + 7 10, सर अभी भी HCF 1। तो n एक नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर रखिए, a 1 2 3 कुछ भी रखिए, a b की HCF वैल्यू हमेशा 1 आ रही है, वो रखकर हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following can represent as नॉन रिपीटिंग डेसिमल? अच्छा, इसमें से रिपीटिंग नहीं है और सब फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात कर रहा है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हो गया जिसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 आए, या इन्हीं का पावर आए 2 और 5 का, यानी बोथ, ये पावर के फॉर्म में आए। देखते हैं, पहला ऑप्शन है 39/24। अच्छा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है कि आप डिनोमिनेटर उठाएंगे, वो डिनोमिनेटर उठाते हैं आप सिंपलेस्ट फॉर्म में, डिनोमिनेटर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में। मुझे लग रहा है कि ये 3 से कट रहा है, अब ये आया सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसको हम q मानेंगे, और q की वैल्यू दिख रही है 2 × 3, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मेरे ख्याल से यही आंसर हो गया, नहीं सॉरी क्या बोला है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, हाँ तो यही हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग तो ये हो गया। चलो और भी देखता हूं मैं, 3/16, ये भी मुझे दिख रहा है, एक मिनट, ये भी दिख रहा है, ये भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें q की वैल्यू है 2 × 4, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब नॉन रिपीटिंग। चलो आगे देखते हैं, 137/25, ये भी दिख रहा है, यानी कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, मैं सही करता हूं, रुको पहले सवाल समझ लेते हैं। 137/25, तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो डिनोमिनेटर होता है q वो 5 का स्क्वायर है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा बेटा, फ्रैक्शन है तो रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर को जब डेसिमल में करते हैं तो वो या तो टर्मिनेट करता है, और अगर टर्मिनेट नहीं करता है तो रिपीट करता है। आगे देखिए 3/11, ये भी सिंपलेस्ट है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं आया, ये 11 आया है, इसका मतलब साफ है ये रिपीटिंग डेसिमल है, ये रिपीटिंग डेसिमल है। मेरे ख्याल से या तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया होगा क्योंकि तीनों आंसर हो नहीं सकते, या फिर मुमकिन है कि यहां नॉन नहीं है, सिर्फ है रिपीटिंग डेसिमल में कौन है, या नॉन अगर है तो यहां शायद टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग मींस रिपीटिंग, वो फ्रैक्शन जो टर्मिनेट नहीं होगा वो रिपीट करेगा। तो अगर मैं यहां से नॉन हटा देता हूं, आपसे पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ रिपीटिंग डेसिमल कौन है, तब मैं आंसर डी मारूंगा। वैसे जो क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ उसके हिसाब से ये क्वेश्चन डिलीट हो जाना चाहिए, 3 ऑप्शन नहीं होते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट यही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए या तो 2 5 आवेगा डिनोमिनेटर में, बट डिनोमिनेटर तब लेंगे जब सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। इसको आप 24 मत मानिएगा, 24 2 फॉर्म में नहीं होता, 8 तो होता है, फिर 8 × 3 की वजह से वो रिपीटिंग हो जाता। अगर 24 होता तो, या 13/24 देता तो, मगर दिया नहीं है। चलिए, तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो जो डिनोमिनेटर आता है उसका आप प्राइम फैक्टर लेकर लिखिए। अगर वो 2 5 के टर्म में आ रहा है
तो रिपीट टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज रिपीटिंग डेसिमल है। तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा करेक्शन की उम्मीद कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो नंबर सिस्टम में पार्ट 1 हम लोगों ने कवर किया। क्वेश्चन ज्यादा थे क्योंकि इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चंस कुछ आ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। और इस साल के स्टार परफॉर्मर ये बच्चे हैं, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट ईयर शायद आप हो इनमें से। चलिए, थैंक यू।